हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्री प्लस मेंस के लिए जो फाउंडेशन बैच की क्लासेस चल रही हैं हमारी, जिसके अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री और इकोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं। हालांकि इकोनॉमिक्स को अभी होल्ड कर दिया गया है क्योंकि उतना समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो हम लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने इस नोट्स के माध्यम से, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं और काफी स्टैंडर्ड बुक्स के साथ साथ टॉपर्स की कॉपी भी इसमें इंक्लूड की गई है, और साथ में कुछ कोचिंग संस्थान जो बहुत ही प्रतिष्ठित हैं दिल्ली के, उनके भी नोट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, जिससे अगर आप किसी भी किताब को पढ़ते हो और उसका जो क्रक्स निकालना होता है, जो उसका सार होता है, अगर आप उसको देखोगे तो उस सारी चीज़ों को आप कहीं पे अगर नोट डाउन नहीं कर पा रहे तो ये सारी चीज़ें आपको इस नोट्स में मिल जाएंगी। और इसमें अभी तक हम लोगों ने जैसे पाषाणिक सभ्यता, ताम्र पाषाणिक, सिंधु घाटी सभ्यता और लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को भी कवर आउट कर लिया था। और आज हम उसके आगे चलेंगे, आज हम उसके आगे स्टडी करेंगे, जिसमें स्पेशली महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे, लोहे की उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे, और धीरे धीरे फिर हम लोग मगध साम्राज्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाल बटन दिया होगा और साथ में वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर अलग अलग आपको पीडीएफ कंटेंट मिलते रहते हैं, साथ ही साथ क्लास की अपडेट मिलती है और डिस्कशन ग्रुप में भी आपको कोई ना कोई जो डाउट होता है वो सारी चीजें वहां पे शॉर्ट आउट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि महाजनपद काल की बात कर रहे हैं, या फिर महाजनपद काल को आप बुद्ध काल भी कह सकते हो, क्योंकि महाजनपद काल में बहुत सारे ऐसे महाजनपद थे जहां पे बुद्ध जी का जो है कि बहुत ज्यादा संबंध था। जैसे श्रावस्ती हो गया, काशी हो गया, कुशीनगर का मल्ल हो गया। तो कुछ ऐसी जगह थे जहां पर इनके जन्म हुए, जहां पर इन्होंने अपने निवास स्थान मतलब कि निवास किया, ज्ञान दिए, उपदेश दिए, जहां पे इनकी मृत्यु हुई। तो ये सभी इन्हीं के समय के थे। और दूसरी भाषा में आप इसे 600 बीसी भी कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कल ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल से आप महाजनपद यानी 600 बीसी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इन शॉर्ट करके इन तीनों की एक एक विशेषता को देख लिया जाए इन शॉर्ट करके, तो आप यहां पर देखोगे कि ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें, जो कि 1500 से लेकर 1000 बीसी तक जब आ रहे हो आप बीसी में, तो पहली चीज इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्था रखी थी पशुचारण की। मैंने कल आपको बताया भी था कि क्यों इन्होंने पशुपालन पे ज्यादा फोकस किया। कृषि को इन्होंने द्वितीय दर्जा दिया, अर्थात कि सेकेंडरी माना, जबकि वही उत्तर वैदिक काल में कृषि को अधिशेष की तरफ बढ़ाया, सरप्लस वाली कृषि की, जिसमें उत्पादन अधिक किया। और अपने भोजन के साथ साथ उन्होंने क्या किया, अपने भोजन की व्यवस्था के साथ साथ उसको निर्यात करने के लिए भी उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। तो अभी हम ऋग्वैदिक काल में है, देख रहे हैं कि पशुचारण परंपरा यहाँ पे थी। ये कबीलाई व्यवस्था के रूप में रहते थे, क्योंकि जो राजा था वो कबीले का प्रधान होता था और उसकी प्रमुख जिम्मेदारी थी कि कबीले की सुरक्षा करना और युद्ध में नेतृत्व करना कबीले का। साथ ही साथ कबीले का जो राजा था उसकी व्यवस्था राजतंत्र तो थी ही थी, लेकिन उसको वैधानिक वैधता देने के लिए उसका इलेक्शन भी होता था। और यहाँ पे जो कृषि थी वो मुख्य रूप से निर्वाह वाली अर्थव्यवस्था थी, अर्थात निर्वाह मूलक अर्थव्यवस्था। कोई भी ज्यादा सरप्लस नहीं करेंगे, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे बड़िक वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो। साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी बहुत लिमिटेड फॉर्म में था। और यहाँ पे जन सर्वोच्च इकाई थी, क्योंकि जन क्या था, जो कि परिवार, कुल, विश्व, इनसे जो है कि मिलके बन रहा था आगे बढ़ के जन। तो यहाँ पे तो जन रहता है, लेकिन जैसे हम आगे चलते हैं उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं, हालांकि ये सारी चीजें मैंने कल के क्लास में डिस्कस कर दिया था ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे हम लोग महाजनपद काल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और महाजनपद, जिसे हम जनपद का भी जनपद ग्रुप कहते हैं, अर्थात जन का ग्रुप जनपद, जनपद के ग्रुप महाजनपद, तो ये किस तरीके से विकसित हुए और कैसे कैसे यहां तक हम पहुंच पाए महाजनपद में। उत्तर वैदिक काल में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर कृषि जो है मुख्य पेशा हो गया, और कृषि के उत्पादनकारी होने की वजह से, प्रॉफिटेबल यानी कि लाभकारी होने की वजह से भूमि स्वामित्व की अवधारणा का विकास हुआ कि जो व्यक्ति भूमि के जिस टुकड़े पर रहकर अपनी श्रम लगाकर उत्पादन कर रहा है, कृषि कर रहा है, वो भूमि का टुकड़ा, अर्थात उस भूमि का मालिक वो पर्टिकुलर व्यक्ति हो गया जो उस भूमि पे काम कर रहा है। सामान्य भाषा में आज अगर हम कहते हैं कि भाई मेरे पास इतना बीघा खेत है, या इतने एकड़ खेत है, या इतने बिस्वा खेत है जिस पे मैं अपनी खेती करता हूँ, मैं दूसरे के खेत पे तो खेती नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो खेत है मेरा जिस पे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसके बारे में बात होती है। और धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ होने लगा। उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में जिसे आप कहोगे, उस समय लोहे का प्रयोग कोई भी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होने लगा। अब अगर आपसे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स या आरओ प्रीलिम्स में अगर पूछा जाता है कि भाई क्या वैदिक काल के लोग लोहे के
लोहे के ज्ञान से परिचित थे या लोहे से परिचित थे? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, क्योंकि वैदिक काल के अंतर्गत ये नहीं पूछ रहा है कि ऋग वैदिक है या उत्तर वैदिक। अगर आपसे ऑप्शन देता है कि लोहे के ज्ञान से निम्नलिखित में से कौन परिचित था, हड़प्पा सभ्यता के लोग, उत्तर वैदिक काल के लोग या ऋग वैदिक काल के लोग, तो आपको देना है उत्तर वैदिक, क्योंकि यहां पर ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों को अलग अलग डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है। आगे यहाँ पर धीरे धीरे फिर ये जनपद की इकाई का निर्माण हुआ और जिससे राजा की और भी शक्तियां बढ़ गई। राजा की शक्तियां लोहे के प्रयोग से कैसे बढ़ गई? क्योंकि यहाँ पे राजा जो है कि लोहे के प्रयोग से नई नई जो है कि हथियारों को तैयार कर रहा था, चाहे वो धनुष, बाण, बर्छी, लोहा, तलवार, इन सभी चीजों को, और साथ ही साथ कृषि में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अभी हम अगली भूमिका जो आप देख रहे हो हेडिंग, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लोहे की वजह से महाजनपद काल में बड़े बड़े जो है कि महाजनपदाज हुए, साथ में बड़े बड़े स्तर के शासक हुए। मगध जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो कैसे लोहे ने ऐसी अपनी भूमिका निभाई, ये सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे और राजा की शक्ति कैसे बढ़ती है। फिर इसके बाद हम 600 बीसी से हम प्रवेश कर जाते हैं महाजनपद काल में, 600 बीसी से लेके 300 बीसी तक, क्योंकि 320 बीसी के आसपास जो है कि मौर्य साम्राज्य का उदय होना शुरू हो जाता है। यहां पर आप देखोगे कि लोहे की एक क्रांतिकारी भूमिका होती है। आखिर ऐसा कौन सा परिवर्तन किया लोहे ने कि क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी जो है कि उसे हम चेंजेस कह रहे हैं? क्योंकि सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला हमें, और साथ ही साथ कृषि का अधिशेष हुआ। मतलब जो कृषि ऋग वैदिक काल में केवल जीवन निर्वाह के लिए जानी जाती थी, कि केवल बस अपना पेट भरने के लिए भोजन उत्पादन करते थे, अब वो कृषि व्यापार के स्तर पे आ गई कि हम अपने भोजन भी प्राप्त कर ले रहे हैं, हम अपना पेट भी भर ले रहे हैं, प्रजा भी पूरी खा ले रही है, उसके बाद भी हम दूसरी सभ्यताओं को या दूसरे क्षेत्रों में या दूसरे राजाओं को हम गेहूं, चावल, जौ जो भी उत्पादन कर रहे हैं उसका हम निर्यात कर रहे हैं, जिससे हमें आमदनी हो रही है। और धीरे धीरे शिल्प उद्योग का भी विकास होने लगता है महाजनपद काल में। शिल्प संगठनों का फिर यहाँ पे निर्माण होता है, जो कि एक व्यापारिक समूह होता है। जैसे कहते हैं कि जितने भी बाजार में जो व्यापारिक समूह होते हैं उनका एक कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिनके कहने पे एक पर्टिकुलर दिन में सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, विरोध जताने के लिए, सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए जो है कि लोग विरोध करते हैं कि किसी को कोई सामान नहीं देते, दुकानें बंद कर देते हैं, शटर डाउन कर देते हैं। तो ये शिल्प संगठनों का निर्माण हो रहा था और मुद्रा अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो रही थी। इससे पहले हमने देखा कि सामान्यतः जो है कि वस्तु व्यापार विनिमय चलता था, वस्तु विनिमय वाला व्यापार, कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लीजिए और दूसरी वस्तु के बदले तीसरी वस्तु ले लीजिए। लेकिन वहां पे कोई करेंसी वाला पैटर्न नहीं था। जैसे आज अगर आप देखोगे गांव में आज भी होता है कि 1 किलो चावल के बदले कोई सामान मिल गया, सब्जी मिल गई या कुछ आइसक्रीम वगैरह, कुल्फी, फलूदा आ गया तो वो मिल गया 1 किलो चावल के बदले। यहाँ पैसे नहीं दिए गए। लेकिन शहर में आप 1 किलो चावल लेके जाओगे तो दुकानदार जो खाने पीने वाला होगा वो कहेगा भैया तुम पैसे दे दो, चावल से मुझे मतलब नहीं। अर्थात उसे करेंसी चाहिए, मुद्रा चाहिए। तो ये अर्थव्यवस्था का विकास देखने को मिला और इसी समय कई सारे जनपद आपस में मिलकर एक महाजनपद के नाम से इंडिकेट किए गए, जो कि 16 महाजनपदों के नाम से जाना जाता है। महाजनपद 600 बीसी में लगभग 16 महाजनपद बन चुके थे पूरे भारत में। मुख्य रूप से उत्तर भारत में ही मैक्सिमम महाजनपद थे, केवल एक महाजनपद ऐसा था जो दक्षिण भारत में डेवलप हो रहा था, दक्षिण भारत में जो है कि उसका विकास हो रहा था। अब यहाँ पे इन 16 महाजनपदों की जानकारी जैसे आपको बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलते हैं, जैन धर्म ग्रंथ में मिलते हैं, जैसे भगवती सूत्र हो गया, आचरांग सूत्र हो गया, तो इनमें जो है कि इनकी जानकारी मिलती है कि हाँ 600 बीसी के दौरान कुछ ऐसे महाजनपद थे जो ज्यादा शक्तिशाली थे और ज्यादा क्षेत्रीय विस्तार की योजना बनाते थे। तो इन पे हम चर्चा करने से पहले कि कैसे महाजनपदों का विकास हुआ, कैसे उदय हुआ, उससे पहले जरा हम लोहे की क्रांतिकारी भूमिका का अध्ययन कर लें, क्योंकि महाजनपद के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि भूमिका होती लोहे की। और लोहा जो है कि महाजनपद काल में आने से पहले उत्तर वैदिक काल में खोजा जा चुका था, इसका प्रयोग भी हो रहा था। तो पहले हमें उत्तर वैदिक काल को जो लोहा है उसको पढ़ लेना चाहिए। तो लोहे का जो क्रांतिकारी भूमिका थी, पहले हम आर्थिक क्षेत्रों में देखेंगे। इकोनॉमिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक सेक्टर में उसने क्या क्या चेंजेस किए। पहली चीज कि लौह उपकरण जब बनने लगे तो उससे वनों का कटाव आसानी से हो गया। मैं कह रहा हूं कि पहले जंगल ही तो थे, जंगल को काटने के लिए आप मान लो थोड़े छोटे छोटे पेड़ों को हो सकता है हाथ से तोड़ सकते हो, लकड़ी से तोड़ सकते हो, लेकिन जो बड़े बड़े विशालकाय पेड़ थे, जैसे पीपल का हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, लिप्टस का पेड़ हो गया, आम के पेड़ हो गए, नीम के पेड़ हो गए, हालांकि ये पेड़ इस समय नहीं थे और भी पहले कुछ और भी पेड़ रहे होंगे, लेकिन विशालकाय पेड़ थे। इन पेड़ों को आप कैसे तोड़ोगे? 100 लोग भी लग जाओगे तो शायद तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, और एक पेड़ नहीं थे, हजारों पेड़ थे। तो ऐसे में लोहे के
प्रयोग में आने से कुछ लोहे के मजबूत यंत्र बनाए गए, जैसे आरी कह सकते हो, दराती कह सकते हो, गंडासा कह सकते हो, कुल्हाड़ी कह सकते हो, कुछ भी कह दो। इससे वनों का कटाव हुआ, और जब वनों को काटा गया, जंगलों को काटा गया, तो कृषि भूमि का विस्तार हुआ, अर्थात कृषि का क्षेत्र का दायरा बढ़ गया कि अब हम कृषि का काम जो है कि इतने बड़े क्षेत्र में आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि कृषि कार्य करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? कृषि कार्य करने के लिए भूमि का होना जरूरी है, और अगर उस भूमि पे जंगल है तो आप कृषि कैसे करोगे? तो इसलिए उस जंगलों को काटा गया लोहे से। साथ ही साथ जब लोहे के जो हल बने, जिसको हम लोग लोहे के फर भी कह देते हैं, इससे गहरी जुताई की गई, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा। अब गहरी जुताई का मतलब क्या होता है? जैसे मिट्टी में सामान्यतः ट्रैक्टर से अब तो जुताई होती है, पहले एक समय होता था कि बैलगाड़ियों से जुताई होती थी, उससे पहले जो है कि व्यक्ति खुद हाथों से हल पकड़ के जुताई करता था। लेकिन जब ये हल वगैरह नहीं बने थे, तब मिट्टी में जुताई केवल और केवल हो सकता है 2 इंच, 4 इंच, 5 इंच की होती होगी, जिसकी वजह से मिट्टी में गहराई तक न जाने से नमी वगैरह की मात्रा नहीं मिल पाती थी बीजों को, पौधों को। लेकिन जब हल से जुताई होने लगी, काफी गहरी जुताई होने लगी, लगभग 1 फीट 2 फीट तक नीचे, तो आराम से पौधों को और बीजों को पर्याप्त मात्रा में नमी और पोषक तत्व मिलने लगे, जिसकी वजह से उनका उत्पादन बढ़ गया। अब इसमें देखो कि धान की रोपाई पद्धति का भी विकास हुआ, जिससे चावल का प्रोडक्शन भी बढ़ गया और जनसंख्या अधिक करने में भी सहायक हुआ। अब देखो, जब अधिक मात्रा में आपका प्रोडक्शन हो रहा है, कृषि का प्रोडक्शन हो रहा है, और उस दौरान अगर आपकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि की वजह से क्या हुआ? हमें लेबर मिल गए, हमें श्रमिक मिल गए, क्योंकि धान की खेती करना एक गहन कृषि क्षेत्र में आता है, जिसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये वाली चीजें समझ में आ गई। और इससे क्या हुआ फाइनली कि श्रम की उपलब्धता बढ़ गई, और साथ ही साथ श्रम की उपलब्धता जब बढ़ी तो केवल धान की खेती में ही नहीं, बल्कि गैर कृषि कार्य या व्यापार में भी ये लोग संलग्न हो गए। और इसके संलग्न होने से शिल्पी क्या होते थे? ये किसी का नाम नहीं है। शिल्पी का मतलब होता था जो व्यापारिक कार्य करते थे, जो वाणिज्यिक कार्य करते थे, कृषि वाले कार्य नहीं, वो वाणिज्यिक कार्य। जैसे मान लो कि मृदभांड बनाने वाली परंपरा हो गई, कोई बर्तन बनाने की परंपरा हो गई, कोई सामान बनाने की परंपरा हो गई, कोई खिलौने बनाने की परंपरा हो गई, इनसे संबंधित ये लोग होते थे। और इनका जब अत्यधिक विकास हुआ, जिससे श्रम विभाजन और विशेषीकरण में वृद्धि हुई, यानी कि जो व्यक्ति जिस हुनर में पारंगत था, उसने उस हुनर के अनुसार, उस पारंगता के अनुसार अपने व्यवसाय को, अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। और बाद में इन्हीं शिल्पियों के संगठन निर्माण, जिन्हें हम लोग श्रेणियां कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणियां कहते हैं। तो शिल्पियों के इन्हीं एनजीओ को, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को क्या कहा गया? बाद में क्या कहा गया दोस्तों? श्रेणियां कह दिया गया। ठीक है, और इसके बाद व्यापारिक गतिविधियां तीव्र हो गई। ये श्रेणियां बैंकिंग का कार्य करती थी। बैंकिंग कार्य क्या होता है? मतलब जरूरत पड़ने पर अपने व्यापारी वर्ग को या अपने व्यापारियों के सदस्यों को ऋण भी दिया जा सकता था, पैसे भी दिए जा सकते थे, और जरूरत पड़ने पे हम उन्हें कुछ दंड भी दे सकते थे। ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति थी श्रेणियों के पास। कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है कि क्या महाजनपद काल में विकसित श्रेणियों के पास या श्रेणी संगठनों के पास क्या दंड देने की भी शक्ति थी? हालांकि ये दंड किसी प्रजा को नहीं देते थे, बल्कि जो केवल व्यापारी वर्ग से संबंधित था, जो श्रेणियों के सदस्य के रूप में जाना जाता था, केवल उनको ही ये दंड दे सकते थे उल्लंघन करने पे। और यहीं से मुद्रा अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। चांदी निर्मित मुद्रा को आहत मुद्रा कहते हैं, जिसको हम लोग पंचमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमार्क कहते हैं। तो ये आपने देखा कि कैसे लोहे की क्रांतिकारी भूमिका ने क्या क्या परिवर्तन किया, और साथ ही साथ इसी को द्वितीय नगरीकरण का दौर प्रारंभ हुआ, क्योंकि पहला नगरीकरण आपके हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत देखा गया, और दूसरा नगरीकरण महाजनपद काल में देखा गया, ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल में नहीं। मतलब उत्तर वैदिक काल में थोड़ा बहुत देखा गया, ठीक है, महाजनपद काल में तो बहुत विस्तार से हो जाता है। और इन्होंने जो परिवर्तन किए राजनीतिक क्षेत्र में, भाई राजनीतिक क्षेत्र में क्या हुआ? किसी व्यक्ति को आप कब राजा बनाते हो? अगर मैं कहूं कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 2014 से लेकर 2024 तक थे, और अब 24 से फिर वो एक नए तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। आपने उन्हें देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री क्यों नियुक्त किया? क्योंकि आपको लगता है कि वो सबसे अच्छे और सबसे योग्य कैंडिडेट थे प्रधानमंत्री पद के डिजर्विंग के लिए। साथ ही साथ उनके पास बहुत बड़ा एक बहुमत है, बहुत सारे सांसद उनके समर्थन में खड़े हैं, बहुत बड़ी जनता उनके समर्थन में खड़ी है। इट मीन्स उनके पास ताकत आ गई। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से राजा ने जब विभिन्न प्रकार के युद्धों में लौ युद्धास्त्रों की मदद से अपनी शक्तियों को बढ़ावा दिया, अपनी शक्तियों को बढ़ाया, कृषि का प्रोडक्शन बढ़ने से राजा की इनकम बढ़ने लगी टैक्स लेने से, और अब प्रोडक्शन का 1/6 हिस्सा राजा को जाता था, जिसे राजा का सटभागी भी कहा जाता था। जैसे आज आप टैक्स देते हो ना, 5%, 15%, 20%, 30%, ये टैक्स होती है, टैक्स रेट
चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स की बात करो, जीएसटी की बात कर लो, 5, 12, 18, 28 इस तरीके से होती है। तो सेम उसी तरीके से राजा का भी 6 हिस्से में से एक हिस्सा राजा को जाता था, और इससे राजकोष बढ़ने लगा और जिससे राजा एक नियमित सेना रखने लगा। मध्यकालीन भारत में आप देखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक नियमित यानी स्थायी सेना रखने की पद्धति शुरू की, लेकिन आप एक परमानेंट आर्मी रखने के लिए आपको उस आर्मी को कुछ ना कुछ वेतन देना पड़ेगा। और वेतन कब दे पाओगे? जब आपके पास राजकोष अधिक होगा, पैसे अधिक होंगे, तभी आप उन लोगों को सैलरी दे पाओगे, नहीं तो आप नहीं दे पाओगे। यही सेम काम इन्होंने भी किया। और अब नौकरशाही कैसी हो गई? वेतन भोगी हो गई और रक्त संबंध से पृथक हो गई, अतः राजा निरंकुश हो गया। यानी इन्होंने जो अभी तक नेपोटिज्म का खेल खेल रहे थे वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में, हड़प्पा सभ्यता में, नेपोटिज्म जो था वो धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में कम होता चला गया। अब रक्त संबंधों से अलग ब्यूरोक्रेट्स बनाए गए जिनको केवल सैलरी बेसिस पे रखा गया, कोई पारिवारिक संबंध नहीं था उनसे। क्लियर? तो ये सब भी किसकी वजह से हुआ? लोहे की वजह से हुआ। साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे? भाई सामाजिक क्षेत्र में लोहे के प्रयोग से वर्ण व्यवस्था में जटिलता और तनाव में वृद्धि हुई। मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पे थी, जन्म के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे थी। ऋग्वैदिक काल में यही प्रश्न ऐसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कर्म के आधार के ही बेस पे मैंने कहा था कि एक परिवार में चारों प्रकार के वर्ण व्यवस्था मिल सकती है। अर्थात कोई व्यक्ति विद्वान है तो ब्राह्मण बन सकता है, कोई व्यक्ति जो है कि शरीर से बलशाली है तो क्षत्रिय बन सकता है, कोई व्यक्ति जो है कि व्यापारिक दिमाग में ज्यादा तेज चलता है, बिजनेस माइंड है उसके पास, तो वैश्य बन सकता है, कोई व्यक्ति सर्विस कर सकता है अर्थात सेवा दे सकता है अपने परिवार के सदस्यों को, तो शूद्र कहलाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये प्रणाली जन्मगत हो गई। अगर ब्राह्मण के घर में बेटा जन्म ले रहा है या बेटी तो ब्राह्मण कहलाएगी, शूद्र के घर में अगर कोई जन्म ले रहा है तो शूद्र कहलाएगा, चाहे वो किसी भी व्यवस्था के लिए योग्य हो। ठीक है? तो इससे क्या हुआ? वर्ण व्यवस्था में जटिलता हो गई और ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष बढ़ने लगा। बिकॉज लॉ युद्धास्त्रों से किंग की पावर यानी राजा की शक्ति बढ़ने लगी और वह वर्ण व्यवस्था में सेकंड पोजीशन से असंतुष्ट था। सिंपल भाषा में समझिए, आपको पता है वर्ण व्यवस्था में क्रोनोलॉजी क्या है? सबसे पहले वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आते हैं और फिर शूद्र आते हैं। ये 4 क्रोनोलॉजी है, क्रम से है। तो सबसे अधिक महानता किसको दी गई? ब्राह्मण को दी गई, जिसको एक तरीके से पुजारी भी कहा जाता है, जिसको एक तरीके से गुरु माना जाता है। तो ये ब्राह्मण की शक्ति ज्यादा थी। लेकिन ये ऋग्वैदिक काल में जो है कि थी, उत्तर वैदिक काल में थोड़ा बहुत थी, उस समय बहुत सम्मानित थे, बहुत जो है कि पुजारी योग्य मतलब पूजा योग्य माना जाता था, इनको एक गुरु का दर्जा था। लेकिन जैसे जैसे लौ युद्धास्त्रों का प्रयोग किया गया, तलवार का, बर्छी का, भाले का, धनुष का, बाण का, इन सब का, और इससे राजा को ये लगा कि भाई मैं क्षत्रिय हूं और मैं जो है कि प्रजा की रक्षा भी कर रहा हूं, ब्राह्मणों की भी रक्षा कर रहा हूं, साधुओं की भी रक्षा कर रहा हूं, साथ ही साथ अपने क्षेत्र का विस्तार भी कर रहा हूं, आसपास के क्षेत्रों के राजाओं से, लोगों से युद्ध करके उन क्षेत्रों का विस्तार भी कर रहा हूं। अर्थात मैं अपने जीवन को संकट में डाल रहा हूं, मैं अपने परिवार को संकट में डाल रहा हूं, मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिदान भी दे रहा हूं, फिर भी मुझे दूसरे स्तर पर रखा गया है, दोयम दर्जे पर रखा गया, सेकंड पोजीशन दी गई है। और इसी वजह से ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में संघर्ष शुरू होगा। और यही संघर्ष आगे चलकर जो ऋग्वैदिक काल में अच्छे से चल रहा था, बहुत आराम से लोग रह रहे थे, यही संघर्ष आगे चलकर महाजनपद काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय होने का कारण बनता है। इसीलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म को सबसे अधिक राजाओं का संरक्षण मिला। विभिन्न प्रकार के राजा जो क्षत्रिय वंश से संबंधित हुआ करते थे उनका संरक्षण मिला, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सभी मानव को एक बराबर माना गया, ना कोई पहली पोजीशन पे ना कोई दूसरी पोजीशन पे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो ये थी कि राजा को भी प्रमुखता दे दी गई इस धर्म के द्वारा। तो ये एक क्रोनोलॉजी आपको समझनी होगी कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, कैसे संघर्ष हो रहा था, जो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण और क्षत्रियों के संघर्ष के रूप में था। और वैश्य भी अपनी दशा से असंतुष्ट था, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के तहत आर्थिक गतिविधियों में जो कर्ज या ब्याज लेने की प्रक्रिया उसे पाप ही माना जाता था, पाप कहा जाता था। भाई वैश्य का काम क्या है? आप अगर उससे 100 रुपए ले रहे हो और बदले में भी अगर आप उसे 100 रुपए दे रहे हो 1 साल बाद, तो उसको कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं। भाई बेनिफिट तो हुआ नहीं, वो हमेशा बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस में वो 2 रुपए प्रॉफिट नहीं कमाएगा, 2 रुपए 3 रुपए का, तो क्यों आपके साथ बिजनेस करेगा? वो अपना घर बार कैसे चलाएगा? तो इसीलिए वो क्या करते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति 100 रुपए का उधार ले रहा है तो वो कहता ठीक है आप 100 रुपए ले जाओ, 3 महीने बाद आप मुझे 105 रुपए रिटर्न करना, यानी 5 रुपए इस पर ब्याज हो गया। तो ये जो ब्याज की व्यवस्था थी, जो कर्ज की व्यवस्था थी, इसमें जो प्रॉफिट होता था, इस प्रक्रिया को पाप कहा जाता था, यानी वैश्य लोग पाप करते हैं, ऐसा ब्राह्मण समुदाय कह रहा है। अब वैश्य को लगा
कि यार मैं इनके भरण पोषण के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं इन ब्राह्मणों क्षत्रियों के भरण पोषण के लिए, समाज के भरण पोषण के लिए मैं व्यापारिक गतिविधि कर रहा हूँ, तमाम प्रकार के खाद्यान्न सामग्रियों का उत्पादन कर रहा हूँ, और फिर भी मुझे दर्जा क्या दिया गया, तीसरे नंबर पे पापी बताया गया। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं कहूं कि आपके घर में माता पिता आपके लिए संघर्ष करते हैं, आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, आपको अच्छा खाना, अच्छा भोजन देने के लिए अपने संघर्षों को जो है कि नहीं देखते हैं, अपने शरीर से समझौता कर लेते हैं, अपनी बीमारियों से समझौता कर लेते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, और उसके बाद अगर आप ये कहो कि आप पापी हो, आप गंदे बच्चे माता पिता हो, आप जो है कि मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, तो सोचो कितना बुरा उन्हें लगेगा कि वो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं और उसके बाद भी आप इस तरीके के वर्ड यूज करो। सेम यही सिचुएशन थी वैश्य वर्ग के लिए, जब ब्राह्मणों के द्वारा पापी कहा जाता था कि गलत प्रक्रिया अपना रहे हो, गलत प्रैक्टिस कर रहे हो तुम, और इस वजह से वैश्य भी ब्राह्मण वर्ग से दूर होने लगा, क्षत्रिय पहले से ही दूर हो रहा था। और यही वो वजह थी उत्तर वैदिक काल के परिणाम के रूप में महाजनपद का उदय होना, जहां पे क्षत्रियों को प्रमुखता दी गई, वैश्यों को प्रमुखता दी गई। और यही कारण है, आपने सुना होगा कि बहुत सारे बौद्ध विहारों को, मठों को, जैन विहारों को क्यों लूटा गया, क्योंकि ये धन के संकेंद्रण हो चुके थे, यहाँ पे धन की बहुत अधिक मात्रा रहती थी। क्यों? राजाओं के संरक्षण मिलने के साथ साथ जो वैश्य व्यापारी थे वो बहुत बड़ी मात्रा में विहारों में, जो चैत्य विहार हुआ करते थे जैन धर्मों के, बौद्ध धर्मों के, इनको बहुत बड़ी मात्रा में दान देते थे। खुद आप धर्मपाल के बारे में पढ़ोगे, गोपाल के बारे में पढ़ोगे, देवपाल के बारे में पढ़ोगे, अशोक के बारे में पढ़ोगे, इन लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में क्या दिए हैं, दान दिए हैं। और ये दान कौन दे रहा था? वैश्य वर्ग दे रहा था, क्षत्रिय वर्ग दे रहा था, ब्राह्मण वर्ग नहीं दे रहा था। इसी वजह से ये संघर्ष पैदा होते हैं। तो आप देख रहे हो लोहे ने क्या से क्या करा दिया दोस्तों, आर्थिक गतिविधि परिवर्तित की, सामाजिक गतिविधि परिवर्तित की, राजनीतिक परिवर्तन किया, बहुत बड़े स्तर पे परिवर्तन किया। और इसके बाद हमारा उत्पन्न होता है महाजनपद। अब महाजनपद काल की अगर हम बात करें भाई, महाजनपद काल की, तो ये महाजनपद तक कैसे आप प्रवेश कर रहे हो, कैसे आप ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन देख रहे हो, जिसके बाद महाजनपद काल का आधार बनता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा छठी शताब्दी बीसी, या इसको हम छठी शताब्दी को हम 600 बीसी भी कह सकते हैं। इसमें पहली बार भूमि माप की प्रणाली शुरू की गई थी। अभी भूमि स्वामित्व की प्रणाली जो है कि उत्तर वैदिक काल में हुई कृषि के अधिशेष होने से, अब यहाँ पे बात हुई कि परिवार में झगड़ा शुरू हो गया, पड़ोसी के साथ झगड़ा शुरू हो गया। एक पड़ोसी ने कहा कि पिछली बार मैंने 1 बीघे जमीन पर खेती की थी, और इस बार आपने कहा, या आपके पड़ोसी दूसरे ने कह दिया कि नहीं, मैंने पिछली बार 2 बीघे जमीन पर खेती की थी, इसलिए सारी जमीन मेरी है। और इसी चीज को लेके परिवारों में, समाज में, समुदायों में, गांव में झगड़े शुरू हो गए। और झगड़े का परिणाम यह निकला कि इन लोगों ने कहा कि ऐसा करो, भूमि की माप करा लो, मतलब ये 1 बीघा का एरिया जो है कि मेरा हो गया, इसको नाप लो, इसमें बार बार कटौती मत करना, इसमें बार बार अपनी खेती मत करने आना, तुम अपनी खेती अलग करो, अपनी जमीन को नाप लो। यानी भूमि की माप प्रणाली शुरू हो गई, और जिसके लिए एक इकाई का प्रयोग किया गया था, निवर्तन। जैसे आज हम लोग बिस्वा कहते हैं, बीघा कहते हैं, एकड़ कहते हैं, गज कहते हैं, फुट कहते हैं, उसी तरीके से उस समय एक इकाई चलती थी, निवर्तन। तो देख लो धीरे धीरे क्रोनोलॉजी। और यहां से टैक्स जो मिलता था 1/6 ऑफ प्रोडक्शन का, ये राजा को जाता था, जो कि सठभागी कहलाता था, छठा हिस्सा। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, पहली बार राजा ने स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया, जो कि रक्त संबंध यानी नेपोटिज्म से अलग थी, और ब्यूरोक्रेसी भी ऐसी डेवलप की। राज्य की एक मोहर एवं लेखन प्रणाली का विकास किया। तो महाजनपद काल में क्षत्रियों ने अपने आप को वर्ण व्यवस्था में पहले स्थान पर लाने के लिए, प्रजा को जो है कि सुख शांति प्रदान करने के लिए बहुत अलग अलग जो है कि परिकल्पनाएं योजित की। जैसे मोहर लगा दी कि अब हमारी एक राजकीय मोहर रहेगी, जिसपे किसी भी सामान पे, किसी भी वस्तु पे, किसी भी नियम पे अगर ये मोहर लग जाती है तो इसका मतलब वो प्रमाणित हो गई इस राजा के द्वारा। जैसे आज भारत सरकार जो भी नियम बनाती है, उस पर जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे, भारत सरकार की मोहर नहीं लगेगी, तब तक वो नियम कागजी नहीं माने जाएंगे, वो फेक होंगे, गलत माने जाएंगे। ठीक है, तो ये मोहर लगा दी गई। साथ ही साथ पहली बार धान की रुपाई पद्धति भी शुरू की गई, और मुद्रा अर्थव्यवस्था इससे अस्तित्व में आने लगी, जिसमें चांदी से निर्मित जो है कि पहली मुद्रा शुरू की गई, जिसको आहत मुद्रा भी कहा गया, पंच्ड मार्क कहते हैं इसको। ठीक है, और इसी के साथ साथ व्यापारी वर्ग में श्रेणियों यानी संगठन का विकास हुआ, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। और ये श्रेणियां शिल्पों के संगठन के रूप में कार्य करती थी, और इनके प्रमुख को हम श्रेष्ठी या श्रेष्ठिन भी कह देते हैं। और इनका मुख्य कार्य क्या था? बैंकिंग गतिविधि की तरह कार्य करना। अर्थात एक तो मुद्रा भी जारी कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं, नियम बनाने का अधिकार था, और राज्य इनको मान्यता भी देता था। यानी जो राजा था वो इस व्यापारी वर्ग को, वैश्य वर्ग को मान्यता भी देता है, क्योंकि
क्षत्रिय वर्ग को भी अपना एक जनाधार बढ़ाना था। जिस तरीके से आज राजनेता पॉलिटिक्स में अपने जनाधार को बढ़ाते, वैसी क्षत्रिय भी जानता था कि अगर मैं ब्राह्मण से संघर्ष कर रहा हूं, ब्राह्मण को जो है कि चुनौती दे रहा हूं, उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा हूं कि मुझे पहली पोजीशन मिलनी चाहिए, दूसरी नहीं चाहिए, और ऐसे में उसे अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए, वो कहते ना कि शत्रु का शत्रु दोस्त होता है, वैश्य भी ब्राह्मण से घृणा कर रहे थे, क्षत्रिय भी ब्राह्मण से घृणा कर रहे थे। इसीलिए क्षत्रियों ने क्या किया, वैश्यों को, व्यापारी वर्गों को अपने साथ रखने का प्रयास किया, जनाधार बढ़ाया कि ताकि दोनों मिलकर जो है कि ब्राह्मण के खिलाफ संघर्ष करेंगे। और यही वजह है कि व्यापारी वर्ग की श्रेणियों को, व्यवसायियों को, वैश्यों को कुछ अधिकार दे दिए कि आप मुद्रा जारी करो, आप नियम बना सकते हो, और राज्यों ने इनको मान्यता भी दे दी। अगर इनको मान्यता नहीं मिलती तो ऐसा भी हो सकता था कि क्षत्रिय जो पहली पोजीशन पाना चाहता है वर्ण व्यवस्था में, वो शायद वैश्य इसका विरोध करते और ब्राह्मण के करीब चले जाते। ये पूरी पॉलिटिक्स है दोस्तों। आपको लग रहा होगा सर आप कहां से कहां हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो आप जो है कि, लेकिन क्रोनोलॉजी यही बताती है, इतिहास यही बताता है, और इतिहास में कहा भी जाता है कि संघर्ष एक दिन का नहीं होता, बहुत महीनों का होता है। यानी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हर तरीके की रंजिशें रचनी पड़ती थी, हर तरीके की साजिश, षड्यंत्र करने पड़ते थे। केवल मध्यकालीन भारत में षड्यंत्र नहीं होते थे, प्राचीन भारत में भी होते थे, लेकिन पढ़ने का आपको तरीका आना चाहिए। आप क्या करते हो, किताब पढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो, किताब बंद करते हो, सो जाते हो, अगले दिन कहते हो सर हमें कुछ याद ही नहीं है। क्यों नहीं याद है? क्योंकि आपने किताब के अंदर जो कहने वाली बात है, जो समझने वाली बात है, आपने उसको समझा ही नहीं, केवल लाइन टू लाइन पढ़ लिया। तो ये चीजें आपको समझनी है। साथ ही श्रेणियों को अपने सदस्यों के पारिवारिक मामलों में न्यायिक निर्णय देने का भी अधिकार था। यानी राजा ने इतनी शक्ति दे दी कि राजा अंततः न्यायपालिका नहीं बनेगा, श्रेणी खुद बन जाएंगी, और ये शिक्षण संस्थाओं का निर्माण भी कर सकती थी, व्यावसायिक शिक्षा वगैरह, यानी वोकेशनल एजुकेशन जो गांधी जी का विचार है, ठीक है, इसको भी ये लोग रखते थे। महाजनपद में पहली बार आर्थिक कार्यों में दासों का यूज किया गया और अस्पृश्यता का विकास हुआ। लौह प्रयोग ने नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहित किया। ध्यान से समझना इसको, नवीन धर्मों का मतलब क्या हो गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अलग अलग इन धर्मों का उदय हुआ, जो कि अभी तक ब्राह्मण धर्म से संबंधित सारी पद्धति चल रही थी ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में। अब ये नए धर्मों का उदय हो रहा है लोहे के प्रयोग से, क्योंकि बौद्ध धर्म जब उदय होगा कहेगा सभी मानव बराबर हैं, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, कोई नारी पुरुष नहीं है, सब बराबर हैं, सब प्रकृति की देन है। और ऐसे में क्षत्रिय वर्ण जो है कि वैश्य वर्ण के साथ मिलकर इन धर्मों के सम्मान में धन संपदा लुटा देते हैं। और इस वजह से आप देखोगे बहुत सारे क्षत्रिय वर्ग के लोग, बहुत सारे वैश्य वर्ग के लोग, आपने इतिहास में पढ़े होंगे इनके नाम की, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संरक्षण करता थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वर्तमान में भी राजनीति धर्म से पृथक नहीं हुई है। गांधी ने भी धर्म से राजनीति को पृथक नहीं किया, और प्राचीन भारत में भी राजनीति धर्म से पृथक नहीं थी। अब आगे चलते हैं। बौद्ध ग्रंथ की अगर हम बात करेंगे तो बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय की बात करें और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र की बात करेंगे, इसमें इन दोनों महाग्रंथों में जानकारी मिलती थी कि महाजनपद काल हुआ करते थे उस समय में। और इसमें भी स्पेशली वज्जी और मल्ल, जिसे हम कुशीनारा कहते हैं, यानी कुशीनगर में ये डेमोक्रेटिक फॉर्म में थे, यानी लोकतांत्रिक पद्धति में है। और अन्य राजतंत्रात्मक, और एकमात्र नर्मदा तट पर जो अस्मक था, जिसकी राजधानी पोटन या पोतली होती थी, ये साउथ इंडिया का था। यानी 16 महाजनपद में 2 महाजनपद ऐसे, एक तो वज्जी और एक मल्ल यानी कुशीनगर का, ये दोनों लोकतांत्रिक फॉर्म में थे। बाकी जो 16 महाजनपद थे ये राजतंत्रात्मक पद्धति को फॉलो करते थे। और इन 16 में से एक ऐसा था जो नर्मदा नदी के तट पे दक्षिण भारत में स्थित था, जिसको अस्मक कहते हैं, और इसकी राजधानी पोटन या पोतली होती थी। इस काल में 6 महानगरों की भी सूचना मिलती। महाजनपद तो थे ही थे, 6 महानगर भी थे, जैसे चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी, साकेत। हालांकि कौशाम्बी की बात करें, काशी की बात करें, ये सब महाजनपद में भी काउंट होते थे, लेकिन इनकी मतलब एक ऐसी भी विशेषता थी कि महानगर के रूप में भी काम करते थे। और इस काल में पहली बार विदेशी आक्रमण भी हुआ था। सोचिए, भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण भी इसी समय हुआ था, महाजनपद काल में। ईरान के हकमनी वंश का एक शासक था, जिसको हम लोग डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के नाम से पढ़ते हो। आपने पढ़ा होगा लूसेंट जैसी बुकों में, घटना चक्र जैसी बुक में, बहुत सारी वन लाइनर बुक्स में, कि भारत पे सबसे पहले ईरानी वंश के संस्थापकों ने या ईरानी वंश के शासकों ने भारत पे पहला विदेशी आक्रमण किया, जो हकमनी वंश का था, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम कहते हैं इसको। और दूसरा विदेशी जो आक्रमण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, वो सिकंदर ने किया था, जो कि यूनानी शासक था।
तो सोचिए इतनी सारी जानकारी आपको जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है, कभी कभी आपके कॉन्सेप्ट को प्रवाहित करके जो है कि पूछा जाता है। तो ये चीजें अगर आप नहीं सीख पा रहे हो इन नोट से, तो फिर इसका मतलब आप किताब पढ़ के भी कुछ नहीं करोगे। तो आप किताब पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए। और अगर आप इस क्लास को देख रहे हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रेगुलर ये किताब देखते रहिए, मतलब ये लेक्चर देखते रहिए, जिससे आपकी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होगी अच्छे से। फिर हम मेडाइवल शुरू करेंगे, अभी साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी चली रही है। ये इसकी क्लासेस सुबह आती हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, और शाम में हिस्ट्री की आती है। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर की बात करें तो इसने सबसे पहले अस्मक पे अटैक किया, और इसकी नॉर्थ वेस्ट राजधानी जो है कि मशक होती थी। युद्ध में सभी पुरुषों को इसने मार डाला था, और स्त्रियों ने भी जब युद्ध किया उसके बदले, तो उन्हें भी मार डाला सिकंदर ने। मतलब पुरुषों को तो मार ही दिया, जब पुरुषों के बाद स्त्रियां जो बची, जो युद्ध करना चाह रही थी सिकंदर से कि कैसे भी करके हम अपनी भारतीय परंपरा को, भारतीय लोगों को बचा सकें, तो इसने महिलाओं को भी मरवा दिया। प्लूटार्क ने इस कार्य को सिकंदर की कीर्ति पर एक धब्बा बताया, क्योंकि सिकंदर जो कि बहुत बड़ा जो है कि शासक था, बहुत प्रभावी सेनापति था एक तरीके से, तो इस पर यह धब्बा बताया, क्योंकि इसने कहा प्लूटार्क ने कि भाई पुरुषों को मारा ठीक है, लेकिन महिलाओं को नहीं मारना चाहिए था, महिलाओं को भी तो बख्श देना चाहिए था। और चिनाब नदी पर पोरस राजा के उपलक्ष्य में, मतलब कि चिनाब नदी पे जो पोरस राज्य था जहाँ पे सिकंदर के साथ युद्ध हुआ था, इस उपलक्ष्य में निकैया नाम के नगर का निर्माण कराया था, और घोड़े का जो बुकेफाल के सम्मान में किया था, जो घोड़ा था बुकेफाल, इसके सम्मान में निकैया नाम नगर की स्थापना की थी। तो ये महाजनपद काल तो आपने देख लिया, लेकिन इसी महाजनपद में एक महाजनपद होता है जो बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में डेवलप होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में, जिसका नाम होता है मगध साम्राज्य। क्या नाम बताया? मगध। जी हाँ, वही मगध जो आज नालंदा वगैरह के आसपास के क्षेत्रों को माना जाता है, नालंदा, गया, बोध गया, ये सभी चीजें मगध साम्राज्य के अंतर्गत प्रारंभिक तौर पे थी। बाद में तो मगध का विस्तार बहुत बड़ा हो जाता है, यानी कि समूचे भारत पे इसका शासन होता है मौर्य साम्राज्य में। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले एक नई हेडिंग के तौर पे कि आखिरकार 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य का ही उद्भव कैसे हो गया, कैसे ये शक्तिशाली हुआ, कैसे ये इतना महत्वपूर्ण माना गया। तो इस पे हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मगध साम्राज्य का उद्भव हो सका। तो सबसे पहले स्थिति की अगर हम बात करेंगे, तो पहले हमें भौगोलिक अवस्थिति देखनी पड़ती है। यानी अगर कोई भी साम्राज्य या कोई भी औद्योगिक विकास या किसी भी नगर की अगर हम बात करें कि उसके उत्थान या पतन में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है, तो उसकी भौगोलिक स्थिति होती है कि वो किस ज्योग्राफिकल कंडीशन पे विकसित हुआ या स्थित है। अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करूं, तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में बहुत सारे इतिहासकारों ने माना कि आर्यों के आक्रमण से पतन हुआ, लेकिन जो प्रमाणिक एक तरीके से कह सकते हैं, जिसको मान्यता मिल चुकी है ऐसे इतिहासकारों के विचारों को, कि ये भौगोलिक स्थिति के कारण, यानी प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, वर्षा, बाढ़, सूखा, इनकी वजह से पतन हो गया। तो प्राकृतिक कारक यानी भौगोलिक अवस्थिति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई बड़े बड़े जो है कि महानगर हमेशा समुद्र के किनारे क्यों स्थित है, चेन्नई को देख लो, मुंबई को देख लो, कोलकाता को देख लो, कोच्चि को देख लो, ठीक है, ये जितने भी बड़े बड़े नगर हैं, ये क्यों जो है कि समुद्र के किनारे हैं, क्योंकि इनके लिए भौगोलिक अवस्थिति बहुत अनुकूलित है यहाँ पर, इसलिए बड़े बड़े भौगोलिक जो क्षेत्र होने की वजह से इंडस्ट्रीज, शहर डेवलप हो रहे हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत मैटर करती है। इसीलिए मगध साम्राज्य का जब उद्भव हुआ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि उपजाऊ भूमि। आप देखो ना, आज आप बांग्लादेश देखते हो, पश्चिम बंगाल देखते हो, अलग अलग राज्यों में, लेकिन जिस समय मगध का उत्थान हो रहा था दक्षिणी बिहार के रूप में, जहाँ पे झारखंड का क्षेत्र था, उड़ीसा का क्षेत्र था, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था, तो ये सारे क्षेत्र जो है कि किसके नाम से जाने जा रहे थे? उपजाऊ भूमि में। क्योंकि आज भी बंगाल बिहार की भूमि बहुत उपजाऊ है, और यहाँ पे चावल का उत्पादन अधिक हो रहा था, और यही वजह है कि आज भी आप देखो पूरे भारत में चावल का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन के लिए एक उपजाऊ भूमि है कि नहीं है? यूपी में गेहूं होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चावल होता है। तो सोचिए ऐतिहासिक प्रमाण वर्तमान प्रमाणों से कैसे मिलते जुलते हैं। तो यही चीज होती है आपको समझने की, और जिससे कृषि सरप्लस होने लगी, कृषि का अधिशेष होने लगा, अंततः जनसंख्या भी बढ़ने लगी। ठीक है, जब लोगों के पास भोजन पहुंचेगा, शरीर में जो है कि ताकत रहेगी, प्लस जो है कि उनकी मृत्यु दर कम होगी, तो अधिक से अधिक बच्चे भी तो पैदा होंगे, और बड़ी संख्या में फिर श्रम की उपलब्धता हो सकी। और ये श्रम केवल कृषि में नहीं लग रहा था, गैर कृषि कार्यों में भी संलग्न हो रहा था, जिससे मगध में बड़ी सेना तैयार की जा सकी, सेना बड़ी स्तर पे तैयार हो सकी। और जो नदियां, पहाड़ियां, ये राजधानी राजगृह नहीं लिखना था यहाँ पे, ये लिखना था राजगृह। ठीक है, और ये सभी चीजों
प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करी थी, यानी कि राजधानी को भी, मगध की जो राजधानी थी राजगिरी, ये इसको प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। यानी कोई भी अगर अटैक करने वाला आएगा तो वहां पे आपको जो है कि कोसी नदी मिल जाएगी, गंगा नदी मिल जाएगी, इस वजह से इसका बचाव हो जाएगा। पहाड़ियां बहुत सारी थी, जो आप देखोगे उत्तरी बिहार हो गया, दक्षिणी बिहार, जो पठारी क्षेत्र हो गया, बंगाल वगैरह में तो पहाड़ियां भी थी। ये सभी प्राकृतिक घटक जो है कि उसको राजधानी की सुरक्षा प्रदान कर रही थी, कि ताकि किसी भी प्रकार के कोई विदेशी आक्रमण वगैरह नहीं हो सकते थे। ये बात समझ में आ गई। देखो आज आपको लग रहा होगा कि सर बांग्लादेश अलग है, म्यांमार अलग है और चाइना तिब्बत अलग है, वो सब अलग है, लेकिन आप एंशियंट हिस्ट्री की बात करो, उस समय ये सब चीजें एक थी। भारत में ही आपका बांग्लादेश था, और भारत में आपका बर्मा था, भूटान था, नेपाल था, म्यांमार था, ये सब भारत के हिस्से में थे, या यूं कहें कि भारतीय महाद्वीप के हिस्से में थे। जम्बू द्वीप जिसे हम कहते हैं, आपने रामायण वगैरह महाभारत में पढ़ा होगा कि जम्बू द्वीप में हम रहते थे, ठीक है। तो जम्बू द्वीप भारत को कहते हैं। बंगाल की खाड़ी रही होगी, अरब सागर रहा होगा, लेकिन यहां पर ये जो लोकेशन है आप अलग अलग मत देखो, एक साथ देखो। अब दूसरा, वन और जंगल पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे। इससे क्या हुआ, वन उत्पादों का प्रयोग बढ़ने लगा, जैसे जंगली पेड़ों से जो है कि औषधियां, फर्नीचर निर्माण, जो भी चीजें उन्हें चाहिए थी, और वनों में मौजूद हाथियों का प्रयोग फिर आर्मी के रूप में होने लगा, और सैन्य की शक्ति बढ़ गई। अब सोचो एक हाथी पे बैठा एक व्यक्ति है, वो ऊपर से निशाना लगाएगा नीचे किसी सैनिक पे तो आराम से मर जाएगा, लेकिन सैनिक अगर हाथी पे निशाना लगाएगा तो हाथी को कुछ हो रहा है क्या? बिना बंदूक लगे हाथी को कुछ होगा? आप कितना जो है कि उसे भाला से, तीर से, तलवार से मार लोगे? नहीं मार पाओगे। हाथी का मांस बहुत मोटा होता है, हाथी बहुत बड़ा होता है, तो भाई बैठा हुआ जो हाथी के ऊपर जो सैनिक है, राजा है, वो ज्यादा सुरक्षित है, यानी उसकी सैन्य शक्ति बढ़ चुकी है। साथ ही साथ खनिज की बात करें तो आज वर्तमान में आप झारखंड को जानते हो कि ये कोयले के भंडार से संपन्न है, और धात्विक अधात्विक खनिज भी यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। ओडिशा में मिलते हैं, पश्चिम बंगाल मिलते हैं। तो आज हम अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन उस समय ये पूरा का पूरा एक मगध साम्राज्य होता था, जो कि लौह खाने यहाँ पे मौजूद थी, जिससे लौह युद्धास्त्र के निर्माण अधिक से अधिक हुए। विशाल मानव संसाधन यानी कुशल और अकुशल श्रम रूपी लोगों का उपयोग किया जाने लगा, और मगध में आर्यीकरण थोड़ा देर से हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आर्य कौन थे? जो ऋग्वैदिक काल में आए थे मध्य एशिया से। तो ऋग्वैदिक कालीन जो परंपरा थी, जिसमें वर्ण व्यवस्था बहुत जटिल होती जा रही थी, जिसमें धर्म का बहुत महत्व था, ब्राह्मण धर्म का बहुत महत्व था, ये सभी चीजें, इसकी वजह से यहाँ पे आर्यीकरण देर से हुआ, जिससे सामाजिक उन्मुक्त वातावरण था, और विभिन्न वर्ण के लोग, सेना में सामाजिक बंधन कठोर नहीं था। अर्थात ये नहीं कहा जा सकता था जैसे उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में क्या हो रहा था कि भाई क्षत्रिय वर्ग के लोग ही केवल सेना में शामिल हो सकते हैं, और ब्राह्मण वर्ग के लोग केवल विद्या ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, यज्ञ करा सकते हैं, वैश्य वर्ग के लोग ही केवल व्यापार कर सकते हैं, और शूद्र वर्ग के लोग केवल और केवल सेवा करेंगे। तो ये जो कठोरता थी आर्यीकरण की, अगर ये मगध साम्राज्य में भी आ जाती जल्दी से जल्दी, तो ऐसा भी हो सकता था कि मगध को जो एक कुशल सैनिक प्राप्त हो रहे थे, चाहे वो किसी भी जाति से थे, किसी भी वर्ण से थे, वो फिर नहीं मिल पाते, फिर केवल हम क्षत्रियों में ही सिलेक्शन करते। लेकिन अभी क्या था, सामाजिक वातावरण बहुत उन्मुक्त था, गतिशील था, किसी प्रकार के बंधन नहीं थे, इसलिए हर वर्ग हर वर्ण से लोग जो है कि अपनी योग्यता के अनुसार सेना में शामिल हो चुके थे। तो ये बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से मगध साम्राज्य का एक बहुत प्रभावशाली उद्भव हुआ। और आपसे जब एंशिएंट हिस्ट्री में डायरेक्टली ये प्रश्न पूछा जाता है मेंस के आंसर राइटिंग में, तो आपको यही 5-6 कारणों को बहुत डिटेल से लिखना होता है, और आपका एक 150 वर्ड का पूरा पर्याप्त आंसर हो जाता है। थोड़ा सा साथ में भारत का नक्शा बनाना होता है, जहाँ पे मगध वगैरह को जो है कि इंडिकेट करना होता है, जिसमें आपको खनिज संसाधन दिखाने होते हैं, वन जंगल वगैरह थोड़े बना के दिखा दो, नदियां वगैरह दिखा दो, जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर समझ में आ जाएगा उसे कि आप जो कहना चाह रहे हो वो चीज आप इमेज में ड्रॉ कर चुके हो, इमेज में ड्रॉ कर चुके हो। क्लियर है?
अब यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म के बारे में बेसिक जानकारी शादी हो चुकी थी और फिर उनका मन बना कि भैया हमें संन्यास लेना है और इन सभी मोहमाया से निकलना है और साथ में लोगों को भी ज्ञान देते हुए इन लोगों को भी जो है कि मोहमाया से बाहर निकालना है। तो मोहमाया से निकालने के चक्कर में जब उन्होंने पहली बार घर को त्याग दिया तो इस घटना को बौद्ध धर्म के अंतर्गत महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहता है? महाभिनिष्क्रमण। यानी उन्होंने जब अपना घर त्याग दिया था 29 वर्ष की अवस्था में, फिर उसके बाद उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति की तो इसे निर्वाण कहा जाता है। ध्यान देना कि निर्वाण बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति कहलाता है, जबकि जैन धर्म में मृत्यु होने के बाद निर्वाण की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, इसे कहा जाता है निर्वाण जैन धर्म में। लेकिन बौद्ध धर्म में इसको ज्ञान की प्राप्ति कहा जाता है। और जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था ऋषिपत्तनम में, ऋषिपत्तनम को आज सारनाथ भी कहते हैं, काशी भी कह दो, वाराणसी भी कह दो, ठीक है, ऋषिपत्तनम। और यहाँ पे धर्म चक्र प्रवर्तन जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, इन्होंने कहा कि धर्म का पहिया घूम रहा है, यानी धर्म का चक्र परिवर्तित हो रहा है। और आपको एक सीक्रेट जानकारी दे दूं कि मेरा होम टाउन भी यही सारनाथ में ही आता है, यानी वाराणसी में ही सारनाथ में मेरा होम टाउन है, ठीक है।
चलिए आगे, जब इन्होंने सब कुछ कर लिया, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आते हैं, तो मल्ल जो कि एक 16 महाजनपदों में एक महाजनपद कहलाता था, जिसको वर्तमान में कुशीनगर भी कहा जाता है, कुशीनारा कुशीनगर यूपी में स्थित है। और यहाँ पे इनकी मृत्यु होने के बाद महापरिनिर्वाण मिलता है। इनको क्या मिलता है? महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त हो जाता है। हालांकि निर्वाण क्या था? ज्ञान की प्राप्ति थी, लेकिन महापरिनिर्वाण क्या हुआ? मृत्यु की प्राप्ति थी और मोक्ष की प्राप्ति थी, जो कि महात्मा बुद्ध के संबंधित थी। तो ये 4 प्रमुख घटनाएं होती हैं, जो कई बार सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि कौन सी घटना पे कौन से वर्ड या कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं। और अब बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी, यानी बौद्ध दर्शन की, यानी महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए, और जिसमें इन्होंने बताया कि यही एकमात्र विश्व का सत्य है, संसार का सत्य है। कि पहला ऑप्शन कि दुख है, बिल्कुल दुख तो मौजूद है। दूसरा, दुख का कारण भी होता है। क्या होता है? तृष्णाएं, यानी कि जो हमारी इच्छाएं होती हैं, यही दुख का कारण होती है। और ये क्यों पैदा होती है? अज्ञानता से। जब आप किसी चीज के बारे में अज्ञान होते हो, जानकारी नहीं होते हो, इसलिए उस चीज की ज्यादा इच्छा करते हो। अगर मैं कहूँ कि अल्टीमेटली आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, एक PCS ऑफिसर बनना चाहते हो, दोस्तों क्या करोगे? आप समाज की सेवा ही तो करोगे। लेकिन अल्टीमेटली जो है कि यही समाज आपको प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे सुनाएगा भी, 10 बातें भी बोलेगा कि DM हो गया है, अपने आप को कुछ समझता ही नहीं है, मतलब हमारी कोई काम का समाधान ही नहीं करता है। और बाद में जब आप बूढ़े हो जाओगे तो लोग आपको भूल जाएंगे, फिर आप मर जाओगे। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब हो गया कि दुख का कारण भी है। हम क्यों इस समय अपने आप को दुखी कर रहे हैं? हम क्यों जो है कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं? हम क्यों एक वक्त का खाना खाकर जो है कि अपने कम पैसे पे गुजारा कर रहे हैं? क्यों अपने शरीर को दुख दे रहे हैं? क्यों? उसके पीछे एक कारण है, वो हमारी इच्छा है IAS बनना, IPS बनना, SDM बनना। तो ये इच्छा है, यही चीज तो वो कह रहे हैं। और दुख निरोध भी है, साथ में दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा, यानी दुख निवारण के उपाय भी हैं। इन्होंने कहा 4 ये आर्य सत्य है कि दुख तो है ही है, लेकिन एक सत्य इन्होंने ये भी बताया कि इस दुख का निवारण भी, यानी दुख के उपाय भी हैं, जिसको हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इन 8 मार्गों का अगर आप पालन करोगे तो आप इन दुखों से मुक्त हो जाओगे। जिसमें इन्होंने 3 कीवर्ड्स बताए, प्रज्ञा यानी ज्ञान की बात, समाधि की बात, और तीसरा सील यानी आचरण की बात, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब इसमें 8 कैटेगरी कौन कौन सी है? देखिए, इन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक, अर्थात उचित रूप से दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक का मतलब होता है उचित, उचित दृष्टि होनी चाहिए, उचित आपका संकल्प होना चाहिए, और उचित आपकी बोली भी होनी चाहिए, अच्छी बोली होनी चाहिए। किसी के लिए कटु या कठोर वर्ड नहीं बोलने चाहिए। पहली चीज तो ये ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, अर्थात उचित तरीके से आप व्यायाम करो, उचित तरीके की आपकी याददाश्त हो, उचित तरीके से आपकी समाधि होनी चाहिए, ज्ञान के लिए बैठना चाहिए, योग साधना करना चाहिए, ये सभी। और तीसरा इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि सम्यक कर्मांत, यानी कि कर्म जो भी आप कर रहे हो वो उचित कर्म होने चाहिए, गंदे और घृणा वाले कर्म नहीं होने चाहिए। और सम्यक आजीव, आजीव का मतलब होता है कि जैविक घटक, अर्थात जीवन की ओर नहीं उन्मुक्त होना है, मोहमाया की ओर नहीं जाना, संसार से दूर हटना है, इन मोहमाया से दूर हटना है। महंत जिसे हम कहते हैं संत का जीवन जीना है। क्या लाए थे, क्या खोएंगे, क्या पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये चीजें हैं। आगे चलते हैं, और भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे प्रत्यय समुत्पाद। ये यूपीएससी पूछता है दोस्तों कि प्रत्यय समुत्पाद ये जो शब्द है, शब्दावली, ये किस धर्म से संबंधित है? डायरेक्ट बस यही पूछ लेता है। इसका अर्थ होता है कि इसके होने से ऐसा होता है, अर्थात कारण और कार्य का यहाँ पे संबंध उद्घाटित करता है, और यही 4 आर्य सत्य में मिलता है। कहने का मतलब है कि कोई ना कोई कारण होता है जिसकी वजह से हम कोई कार्य करते हैं। हमारा कारण है कि हमें एक IAS ऑफिसर बनना है, हमें एक समाज की सेवा करनी है, ये हमारा कारण है, और इसी के लिए हम आज लगातार दिन रात 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, ये हम अपना कार्य कर रहे हैं। समझ में आया? और इन्होंने ये भी कहा कि जो सृष्टि है वो नश्वर है, क्षणभंगुर है, ये समाप्त हो जाएगी। अनिश्वरवादी विचार था, ईश्वर को ये नहीं मानते थे। अनात्मवादी थे, यानी नैरात्मवादी, अर्थात ये मानते थे कि आत्मा होती ही नहीं है, आत्मा कुछ होती नहीं है, लेकिन आत्मा नहीं होती, लेकिन फिर भी इन्होंने पुनर्जन्म की मान्यता को स्वीकारा। लेकिन ये कहते हैं कि मैं आत्मा की पुनर्जन्म को नहीं मानता। जैसा आज हमारा हिंदू धर्म कहता है कि आज हम मरने के बाद हमारी आत्मा किसी दूसरे जीव को धारण कर लेती है, ठीक है, किसी दूसरे जीव को धारण कर लेती है, तो हम कहते हैं कि ये आत्मा का पुनर्जन्म है। लेकिन बौद्ध धर्म कहता है कि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि चेतना, गुणों, इच्छाओं का पुनर्जन्म है, जो आपके पिछले जन्म में थोड़ी सी रह गई थी बची खुची, तो आपका दोबारा जन्म हो गया है। और बौद्ध धर्म जो है कि हमेशा मध्यम मार्गी माना जाता है, जिससे कुछ जो है कि भिक्षु भिक्षुणी थे वो भी इस नियमों का पालन कर सके, गृहस्थ लोग भी इस नियमों का पालन कर सके, इसलिए ये मध्यम मार्गी कहलाते हैं। और बुद्ध प्रयोजनवादी थे, अर्थात लौकिक जीवन से संबंधित चिंतन रखते थे, अलौकिक नहीं। वो जब भगवान को मान ही नहीं रहे, ईश्वर को मान ही नहीं रहे, तो एक ऐसी शक्ति की बात क्यों करेंगे जो दिखता ही नहीं है।
बल्कि वो उसके बारे में बात करते थे जो उन्हें दिखता था, जो उन्हें दिखता था उसके बारे में बात करते थे वो। क्लियर। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न होते हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है संघ वाला, इसलिए कहा था बुद्धम धम्मम संघम। ठीक है, यानी बुद्ध के धम्म में शरण ली जाएगी, बुद्धम शरणम गच्छामि जो होता है इससे संबंधित है। तो आज हम यहीं तक रोकेंगे क्लास को। फिर हम जो संघ था, जो संघ सबसे इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है, संघ क्या होता है, संघ कैसे नियम बनाता है, संघ की क्या कार्यप्रणाली है, ये सभी चीजों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और यहां तक अगर आपने क्लास को देखा है तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। और अगर आप इसकी पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, या फिर मैं डिस्प्ले पर लिख रहा हूं 8527594636। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करोगे, केवल मैसेज ही करना होगा, कॉल रिसीव नहीं हो पाएगी या तो कॉल लगेगी भी नहीं। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, सारे सब्जेक्ट्स की वहाँ पे प्राइस डिटेल आपको दे दी जाएगी, जो इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स होंगे, सबके डेमो होंगे, सबके क्लासेस हैं, तो आप वहाँ से इन नोट्स को बाय कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।